Assalamu alaikum. Today we are going to discuss past papers of microbiology. इसके कोई 38, 39, 40 के करीब टोटल क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं जिनको सिलेक्ट करके हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है. मैं आप लोगों को ये सेंड भी कर दूँगी इसके बाद. और क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पीछे हैं तो उसको आपने नोटिस नहीं करना. आपने जस्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. अच्छा जी, नंबर 1 पे हमारे पास है नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन. नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन बेसिकली आप लोगों को पता है कि है क्या. ये एक क्वेश्चन सिंपली ये पूछा हुआ है कि नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन या आप उसको आगे से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. सबसे पहले नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल जा रहा है अपने किसी भी एक इलाज के लिए और वापस आ रहा है 2 या 3 बीमारियां लेके, तो उसको हम नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन कहते हैं. या फिर किसी स्टाफ से या किसी पेशेंट से या किसी और अटेंडेंट से जब हमें हॉस्पिटल में रहते हुए ही कोई इन्फेक्शन लग जाए या कोई डिज़ीज़ लग जाए तो उसको हम नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन कहते हैं. सेकेंडली हमारे पास है फूड पॉइजनिंग और उसके कॉजेज़ पूछे हुए हैं. तो फूड पॉइजनिंग बेसिकली क्या होता है, इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड एंड केमिकल पॉइजनिंग. बेसिकली फूड पॉइजनिंग में ये होता है कि जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस हो चुका होता है, बैक्टीरियल, वायरल, केमिकल या जो भी. जो हमने खाना खाया उसके अंदर उस बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल ने जो अपना टॉक्सिन था वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया हुआ था और हमने वो टॉक्सिन जो था वो एज़ इट इज़ हमने खा लिया. फूड इन्फेक्शन बेसिकली ये होता है कि हमने फूड वो खाया जो कि उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस या केमिकल जो भी था वो प्रेजेंट था और उनके अंदर टॉक्सिन्स थे, लेकिन हमारे खाने के बाद जब वो हमारे अंदर गए तो उन्होंने जाके अंदर इन्फेक्शन कॉज किया. वो उन्होंने खाने के बाद अंदर जाके इन द डाइजेस्टिव सिस्टम उन्होंने टॉक्सिन्स रिलीज़ किए. वो फूड इन्फेक्शन है. इसके कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल्स और वेजिटेबल पॉइजनिंग भी हो सकती है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. तो हम इसको तीन बेसिकली अभी फ़िलहाल हम इसको 3 बेसिस पे जो है वो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ग्राम स्टेनिंग एंड ऑक्सीजन डिमांड. आप इसको न्यूट्रिशन के डिमांड पे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिमांड एक ही बात हो जाएगी, लेकिन ये 3 जो हैं ये इसकी मेजर हैं जो आपके कंटेंट में भी हैं. तो आप इसको एज इट इज़ ही लिखें तो बेहतर है. आगे से आप इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन या थोड़ा थोड़ा बताना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में अगर आप एज इट इज़ भी लिख देते हैं तो वो गलत नहीं होगा. बेसिस ऑफ शेप पे हमारे पास 3 हैं, स्पायरल, बेसिलाई एंड कोकाई. कोकाई बेसिकली आप लोगों को पता है कि सर्कल या स्फेरिकल शेप है उनकी. और आगे से कोकाई के भी डिफरेंट आगे हमारे पास हैं डिप्लोकोकस एंड फर्दर. और बेसिलाई में भी हमारे पास 3 आगे हैं. बेसिलाई में बेसिकली रॉड शेप्ड होते हैं और स्पायरल जो हैं वो स्पायरला हमारे पास स्पायरल शेप्ड होते हैं. आगे हमारे पास ग्राम स्टेनिंग के बेस पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव हैं, जो कि स्टेन्स को जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव शो करते हैं, जिसमें प्रेजेंस जो है वो बैक्टीरिया की शो होती है. उसके बाद हमारे पास बेसिस ऑफ ऑक्सीजन डिमांड पे हमारे पास 3 हैं, एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव. जो मेजर हैं वो यही 3 हैं. आगे जो हमने पढ़ी भी थी वो डिफरेंट थी, वो आगे से फैकल्टेटिव की एक आधी टाइप है. तो आप इन 3 को भी अगर लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा. एरोबिक आप लोगों को पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि जिनको ऑक्सीजन डिमांड उनकी होती है, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ. एनारोबिक बैक्टीरिया वो हैं जिनको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, वो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो इवन वो उनकी डेथ भी हो सकती है उन बैक्टीरिया की. लेकिन फैकल्टेटिव जो हैं उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है. एक तो वो अपनी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो फर्मेंटेशन की तरफ भी स्विच हो जाते हैं. तो दे हैव बोथ प्रॉपर्टीज़. क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास नेक्स्ट है. इसमें बेसिकली उसके फेजेस पूछे हुए हैं, जो एक पूरा उनका प्रोडक्टिव फेज़ है.
इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल, लीथल डोज एंड आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें हमारा जो आप कह लें कि एक जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारी बॉडी में एंटर होने से पहले तक, फर्स्ट एंटर होने तक और उसका फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होने तक बीच में जो गैप है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। किसी भी एजेंट के, इन्फेक्शियस एजेंट के हमारी बॉडी में एंटर होते ही उसके फर्स्ट साइन सिम्टम एंटर होने तक जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं हम। सेकेंड हमारे पास है प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल है कि जब तक स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर नहीं हो जाते, जैसे कि एक हमारे पास हर डिज़ीज़ के स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स हैं, तो जब तक उस डिज़ीज़ के स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स शो नहीं होंगे वो प्रोड्रोमल फेज़ नहीं आएगा। और जैसे ही उसके स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि फ़ीवर, फ्लू है, तो उसमें जब तक रनी नोज़ नहीं होगा या कंजेशन इन नोज़ नहीं होगी तो वो स्पेसिफिक साइन नहीं आएगा। कोविड में जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जब तक नहीं आएगा तो वो स्पेसिफिक प्रोड्रोमल पीरियड नहीं आएगा। फिर उसके बाद लीथल डोज है। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नीडेड टू किल हाफ द होस्ट। लीथल डोज बेसिकली क्या है कि हम किसी भी केमिकल का या बायोलॉजिकल प्रेपरेशन में देखते हैं कि उस चीज़ की, उस केमिकल की या उस ऑर्गेनिज़म की, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है। बेसिकली हम लीथल डोज में सिर्फ यही देखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर है या कितनी अमाउंट अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो होस्ट के हाफ जो सेल्स हैं या होस्ट का हाफ जो परसेंटेज है उसको वो डैमेज कर सकती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय LD, कैपिटल LD। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शियस डोज। ये हमारे पास डेफिनेशंस पूछी हुई हैं काफ़ी। तो इन्फेक्शियस डोज बेसिकली क्या होती है कि वो क्वांटिटी या वो अमाउंट जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकती है किसी हेल्दी होस्ट में। आप इसको हाफ होस्ट भी लिख सकते हो और हेल्दी होस्ट भी लिख सकते हो। हाफ होस्ट ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फार्माकोलॉजिकली जो है वो हम इसको हमेशा 50% को ही काउंट करते हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट लीथल डोज या इन्फेक्शियस डोज या जो आगे हमारे पास इफ़ेक्टिव डोजेज़ आती हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिव डोज वो होती है जो कि किसी भी होस्ट में जाके इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है। पॉजिटिवली ही इसको लेते हैं हम, नेगेटिवली नहीं लेते। वो इन्फेक्शियस डोज को हम नेगेटिवली लेते हैं कि उसमें होस्ट में जाके उसने कितना जो है वो इन्फेक्शन कॉज किया है। फिर हमारे पास आता है विरुलेंस। Virulence is basically quantitative measure of pathogenicity and is measured by number of organisms required to cause disease. अब विरुलेंस क्या होती है कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस की विरुलेंस देखी जाती है कि वो कितना टॉक्सिक है, कितना विरुलेंट है या कितनी उसमें पैथोजेनिसिटी है। पैथोजेनिसिटी बेसिकली क्या होती है? एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज़। तो ये देखा जाता है कि वो कितना एक्टिव है या उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कितने परसेंट या कितने अगर अमाउंट हम उसकी दें तो वो एक डिज़ीज़ को कॉज कर सकता है। जैसे कि जो वैक्सीन्स हमें लगाई जाती हैं वो सेम डिज़ीज़ की मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो हमें लेस अमाउंट में लगाए जाते हैं ताकि वो सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर दें, ना कि हमारी डिज़ीज़ को जो है वो कॉज करें। तो वो विरुलेंट होते हैं, दे आर लेस विरुलेंट देन द एक्चुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी हैव रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा। इसका आप लोगों को स्लाइड्स में भी आप लोगों के पास है, आप वहाँ से करना चाहें वहाँ से कर लें, यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से कर लें। अब रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा बेसिकली क्या होते हैं? दोनों ही नॉर्मल फ्लोराज हैं, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि माइक्रोब्स जो कि हमेशा प्रेजेंट होते हैं और जो कि बॉडी में होते तो हैं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ट्रांजिएंट फ्लोरा वो हैं जो कि होते हैं लेकिन फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, और रेजिडेंट फ्लोरा जो कि हमेशा प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास रेजिडेंट फ्लोरा जो हैं वो एक फ़िक्स टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हर जैसे कि स्किन का जो है वो एपिडर्मोडाइटिस है, ठीक है, तो वेजाइनल और होगा, इंटेस्टाइनल और होगा,
ओरल और होगा। इस तरह से हर टाइप का जो है वो एक स्पेसिफिक है, लेकिन जो ट्रांजिएंट हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं या पोटेंशियली पैथोजेनिक होते हैं। मतलब उनका अपना जो है वो एक पैथोजेनिसिटी होती है कि वो वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाते हैं और कहीं और पे जाके वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद रेजिडेंट फ्लोरा में हमारे पास है जो रेजिडेंट फ्लोरा है वो बेसिकली अगर डिस्टर्ब हो जाए या उनको रिमूव कर दिया जाए तो वो ख़ुद को रीएस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मतलब अगर कि वो डैमेज हो गए हैं तो वो दोबारा से वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। सॉरी, वो ग्रो कर लेंगे, लेकिन जो ट्रांजिएंट हैं वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते, वो ख़ुद को रीएस्टेब्लिश नहीं करेंगे और वो लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, जबकि जो रेजिडेंट हैं वो मोर सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बता दिया है कि वो स्पेसिफिकली एक जगह के होते हैं और ट्रांजिएंट जो है वो मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पे, या वो कहीं पे जाके एक्टिवेट और कहीं पे जाके डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिसइंफेक्शन और उसके मेथड्स। हमने डिसइंफेक्शन पढ़ा था कि डिसइंफेक्शन होता है किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है कि डिसइंफेक्शन सबसे पहले तो सुपरफिशियली होती है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो सुपरफिशियली काम करते हैं, ना कि डेप्थ में जाके। तो क्या होता है कि किलिंग ऑफ सम बट नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों, तो क्या होता है कि डिसइंफेक्शन में हमारे पास कुछ पैथोजेंस तो किल हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो सस्टेन कर जाते हैं, जैसे कि स्पोर्स वगैरह जो हैं वो रिमेन रह जाते हैं। समटाइम्स वायरसेस भी रह जाते हैं। फिर हमारे पास मेथड्स हैं इसके, केमिकल एंड फिज़िकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमारे पास हम जितने भी केमिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, हेलोजेंस, फिनोल्स, हैवी मेटल्स, डाइज, ऑक्सीडेंट्स एंड सरफेक्टेंट्स। फिर उसके पास जो हमारे पास फ़िज़िकल मेथड्स हैं उसमें हमारे पास बॉइलिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड यूवी रेडिएशंस हमारे पास आती हैं। ये दोनों हमारे पास फ़िज़िकल मेथड्स हैं डिसइंफेक्शन के। ये याद रखिएगा कि डिसइंफेक्शन के यही मेथड्स हैं, बॉइलिंग एंड पास्चराइजेशन और प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन इसमें नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। बॉइलिंग एंड पास्चराइजेशन ये मेथड्स हैं। यूवी रेडिएशन भी मेथड है फिज़िकल, लेकिन इसके अलावा जो हमारे बाकी हमने मेथड्स पढ़े थे वो बाकी और उनकी क्लासिफिकेशंस थी, तो उनको ध्यान से ज़रा याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ प्रोटोजोअल डिज़ीज़। प्रोटोजोअल डिजीज़ जो हैं वो मेनली हमारे पास WHO की 6 दी हुई हैं। यहाँ पे जो 6 लिखी हैं वो और हैं, ये भी हैं, लेकिन आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, WHO के आपको 6 मिल जाएंगी। तो प्रोटोजोअल डिजीज़ बेसिकली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है प्रोटोजोअल में, वो हमारे पास मलेरिया का काउंट होता है इन ह्यूमंस। उसके अलावा यहाँ पे बाकी भी दिए हुए हैं, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अमीबा डायसेंट्री, ये सारा। नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई का डिफरेंस है। ये एज इट इज़ चार्ट आप लोग याद कर लें कि बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, वायरसेस की और फंजाई की, बैक्टीरिया और फंजाई की सेल वॉल है, लेकिन वायरसेस की सेल वॉल नहीं होती, उनकी सिर्फ मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा डायमीटर्स इनके ध्यान से देखिएगा। डायमीटर इज़ 1 to 5 माइक्रोमीटर स्क्वायर, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर स्क्वायर। वायरस का सबसे ज़्यादा MCQs में आता है। फंजाई 3 to 10। उसके बाद DNA और RNA प्रेजेंट है फंजाई और बैक्टीरिया में, लेकिन वायरस में कोई एक चीज़ प्रेजेंट होगी, इधर DNA और RNA। नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर कंपार्टमेंट, नो न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। 70S राइबोसोम्स जो हैं वो बैक्टीरिया में हैं, 80S इन फंजाई, और वायरस में जो है वो राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया और वायरस दोनों में एब्सेंट है, लेकिन फंजाई में प्रेजेंट है। रिजिड सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टिडोग्लाइकन, और फंजाई की जो है वो सेल वॉल काइटिन की होती है। और नेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ प्रोटीन कैप्सिड एंड लिपोप्रोटीन एनवेलप, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनकी सेल वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन होती है, तो वो उसमें प्रोटीन कैप्सिड और लिपोप्रोटीन एनवेलप होता है। सम आर मोटाइल, नॉन मोटाइल। वायरस और फंजाई जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है। और रेप्लिकेट बाय बाइनरी फिजन।
और नॉट बाय बाइनरी फिजन एंड बाय बडिंग और माइटोसिस। तो इन लोगों का ये एज इट इज़ इन तीनों के डिफरेंसेस जो हैं वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन एंटीजन। अब आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है कि वो इन्फेक्शन जो कि आपके किसी भी मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद या मैनेजमेंट के बाद जो आपको कॉज होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल गए थे या नहीं गए थे। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से ये इस तरह से डिफरेंट है कि आपके बाद किसी भी सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर आपको कोई इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपका आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे कि कैंसर में हमें जो कीमोथेरेपी मतलब करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद हम लोगों के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑन हेयर जो है वो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन है, आइट्रोजेनिक उसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है एंटीजन। एंटीजन बेसिकली आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या पैथोजन या कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉरेन बॉडी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में एंटर होकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, वो एंटीजन है। हैज़र्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के जो हैज़र्ड्स हैं वो हमारे पास बेसिकली ये 4 दिए हुए हैं। ये WHO के भी ये 4 हैं। कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्क से तो होता ही है, उसके अंदर रिस्क होते हैं। तो इसमें यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं कि इनोकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, जो हमने इनोकुलेट की है वैक्सीन, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, या तो वो एक्सपायर्ड थी या इस तरह से, या तो उसकी टेक्निक डिफरेंट गलत थी, फॉल्टी टेक्निक थी, या तो उस पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी थी, या फिर प्रोवोकेटिव रिएक्शंस थे। प्रोवोकेटिव रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, डिजीज़ टोटली अनकनेक्टेड विद द इम्यून एजेंट। अब हमने जिस भी चीज़ को लेके इम्यूनाइजेशन करनी है, जैसे कि हमने पोलियो की करनी है और हमने डिप्थीरिया की जो है वो वैक्सीन अगर लगा दी है, तो वो उसके थ्रू हमें प्रोवोकेटिव रिएक्शंस आ जाएंगे। मतलब है कि हमने इम्यूनाइजिंग एजेंट हमने किसी और का लगा दिया है और हमने इम्यूनिटी किसी और चीज़ की देनी थी। ड्रॉ एंड लेबल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब ग्रोथ कर्व में आपको पता है कि हमारे पास 4 जो थे वो फेजेस थे, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज़। अब लैग फेज़ वो होती है जो कि इनिशिएटिव फेज़ होती है। लॉग फेज़ में जो है वो इंक्रीज़ जो है वो रैपिड होता है। फिर उसके बाद स्टेशनरी हो जाता है जिसमें डेथ एंड जो इंक्रीज़ है वो इक्वल हो जाता है, और फिर डिक्लाइन फेज़ आता है जिसमें डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट्स लिखे हुए हैं। ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं। ये वही डिजीज़ हैं जो ऊपर भी थी, बस इनके साथ इनके जो प्रोटोजोआ हैं वो उनके नाम लिख दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एज इट इज़ आप लोगों को चार्ट या आएगा डेफिनेशंस, या आप लोगों को ये भी आ सकता है कि आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आपने एज इट इज़ जो है वो इसका चार्ट बना दें। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको लिख भी सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बेसिकली क्या है कि जो हम इम्यूनिटी ऑब्टेन करते हैं थ्रू बाय द पैसेज ऑफ लाइफ, ठीक है। हम लाइफ में अपनी जो भी इन्फेक्शंस वगैरह करके हमारी बॉडी जो खुद से एक इम्यूनिटी डेवलप करती है वो एक्वायर्ड है, और जो इनेट होती है वो हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। बेसिकली एक्वायर्ड में फर्दर हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप आती हैं। नेचुरल वो है जो कि हमारी बॉडी डेली लाइफ में ऑब्टेन कर रही होती है थ्रू डिफरेंट एंटीजन्स जो कि एंटर हो रहे होते हैं, या किसी भी तरह से जो आगे हम देखते हैं कि इसमें एक्टिव और पैसिव हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियली में हमारे पास ये होता है कि जो कि हम डायरेक्ट जो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में इनोकुलेट की जाती हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड में हमारे पास फर्दर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी में फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइफ लॉन्ग या टेम्परेरी इम्यूनिटी हम जैसे कि लेते हैं चिकन पॉक्स या मम्स, और टेम्परेरी जैसे कि इंटेस्टाइनल और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एंटीजन एंटर हो गया बॉडी में और पैथोजन्स के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी ने क्या किया कि इम्यूनिटी जनरेट करना शुरू कर दी। और इसी तरह नेचुरल में जो पैसिव है, वो पैसिव क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ फ्रॉम वन टू अनदर जो है वो
पास आउट हो रही होती हैं फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यून सिस्टम होता है ना हमारा, जो डेवलप हो जाता है थ्रू पैसिव इम्यूनिटी इन नेचुरल एक्वायर्ड, तो वो क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तब तक होता है जब तक बच्चे की अपनी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं हो जाती। फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में हमारे पास फर्दर एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव में हमारे पास वो है जो कि हम वैक्सीन्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वैक्सीन हमारे पास लेस विरुलेंट ऑर्गेनिज्म एंटर कराया जाता है और फिर हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ ख़ुद से ही एक इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप करना शुरू कर देती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो डायरेक्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑफ एनी इन्फेक्शन या किसी भी चीज़ की हमें डायरेक्टली लगाई जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर टेटनस, ठीक है। वायरसेस कॉजिंग नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी भी है, वेरिसेला, ज़ोस्टर इन्फ्लुएंज़ा, एडिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंज़ा और रुबेला। उसके अलावा जो हमारे पास मेथड्स विच हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन, ये हमारे पास मेथड्स हैं। ये क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ऑब्जर्वेंस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, आपने सबसे पहले एसेप्टिक टेक्निक्स रखनी है, मतलब है कि हाइजीनिक कंडीशंस रखनी है इन द हॉस्पिटल। हैंड वॉशिंग का ख्याल रखना है, पेशेंट्स के दरमियान जो है वो उस हाइजीन का ध्यान रखना है, केयरफुल हैंडलिंग करनी है, क्लीनिंग डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, जहाँ पे पॉसिबल है आप डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ करें। उसके बाद पेशेंट आइसोलेशन होती है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है या कफ एटिकेट्स वगैरह, पीपीईज़ यूज़ करनी है, सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हैं। ये सब जो है वो नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करेंगे। जी, आगे है टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन और आगे रेडिएशन वगैरह के मेथड्स भी हैं। तो टिंडलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि टिंडलाइजेशन 19th सेंचुरी से एक ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस फॉर फूड, ठीक है, जिसमें स्पोर्स जो थे वो हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स के लिए यूज़ होता है। जॉन टिंडल ने इसको इन्वेंट किया था और इसमें हम स्पोर्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू हाई हीट, ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो सब्सटेंसेस जो हैं वो 80 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स पे हीट किए जाते हैं और फिर उसके बाद इनक्यूबेट कर दिया जाता है उस मटेरियल को। उसके बाद पास्चराइजेशन है। पास्चराइजेशन बेसिकली मिल्क के लिए यूज़ होती है और लुईस पास्चर ने इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद इसके 2 तरीके हैं, एक तो 62 डिग्री फॉर 30 मिनट्स और रैपिड कूलिंग के उसके बाद इसको करते हैं। और फिर फ्लैश पास्चराइजेशन है जो कि 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स है, जो कि ऑफनली यही यूज़ की जाती है। फिर हमारे पास है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। रेडिएशन स्टरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जो कि गामा रेज़, यूवी लाइट वगैरह से जो यूवी रेज़, एक्स रेज़, ये सारा कुछ यूज़ होता है जिसमें हम माइक्रोबियल डीएनए को जो है वो हम टारगेट करते हैं और उसके थ्रू जो है वो पूरा माइक्रोब जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है और ये स्टरलाइजेशन के लिए काम आता है। यूजुअली जो हम इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन करते हैं वो रेडिएशन स्टरलाइजेशन ही की जाती है। उसके बाद है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हीपा फिल्टर्स आर द मोस्ट यूज्ड। उसके बाद आपको इसका पता है कि इसमें क्या है कि उसको हमने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली जो है वो फ़िल्टर की जाती हैं 2 चीज़ें, जिसमें लिक्विड और जो उसका अंदर सॉल्वेंट होता है उसको हम फ़िल्टर करते हैं। इसमें कोई भी माइक्रोब या पैथोजन जो है वो किल नहीं होता। Next we have attenuated and killed के advantages and disadvantages। attenuated basically single dose जो है वो sufficient होती है, strong immune response करती है और local और systematic immunity होती है। लेकिन disadvantages इसमें ये है कि इसकी stability जो है वो कम है, potential for contamination cause करवा सकती है in the human body और contraindicated है immunosuppressed patients में, जिनकी immunity कम है उसमें ये contraindicated है, आप उनको नहीं दे सकते। killed या inactive vaccine
वैक्सीन जो है वो सेफ़ है, स्टेबल है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो भी सेफ्टी में ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन उसमें मल्टीपल डोज और बूस्टर डोज जो है वो लगानी पड़ती है, उसको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एफिशिएंसी जो है वो उसकी वेरिएबल है, वो कोई स्पेसिफिक एफिशिएंसी नहीं है, वो कभी भी मतलब है कि आपको उसकी दोबारा बूस्टर डोजेज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा इसकी एंटीजेनिक कंसंट्रेशन की हमें मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो वैक्सीन के अंदर जो हमारा एजेंट है वो इनएक्टिव है, तो आपको उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वी हैव एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का डिफरेंस है। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है कि एक्सोटॉक्सिन्स वो हैं जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, मोस्ट कॉमनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और फिर उसके बाद जो है वो सिक्रीट आउट हो जाते हैं या रिलीज़ आउट हो जाते हैं इन द सराउंडिंग्स थ्रू लाइसेस, ठीक है। उसके बाद एंडोटॉक्सिन जो हैं वो बेसिकली लिपिड पोर्शंस होते हैं एक लाइपोपोलीसेकेराइड्स के, जो कि आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल का एक पार्ट है इन ग्राम नेगेटिव्स। एंडोटॉक्सिन्स में ग्राम नेगेटिव होते हैं और एक्सोटॉक्सिन्स इन ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो सेल वॉल का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका लिपिड पोर्शन जो है वो हमारे पास एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, जो कि फर्दर जो हैं वो आगे सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके आगे स्प्रेड आउट हो जाते हैं। इसमें भी ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं। उसके अलावा पॉलीपेप्टाइड और लिपोपोलीसेकेराइड है, हाई टॉक्सिक, लो टॉक्सिक, उसमें जो है वो वेरियस क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स हैं। एंडोटॉक्सिन में फीवर एंड शॉक होता है। उसके बाद टॉक्सॉइड यूज्ड एज वैक्सीन और नो टॉक्सॉइड फॉर्म एंड नो वैक्सीन अवेलेबल, डिस्ट्रॉयड रैपिडली एट 60 डिग्री और ये 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। और इसकी डिजीज़ आर टेटनस, बॉटुलिज्म, डिप्थेरिया, और इसमें जो है वो सेप्सिस, मेनिंजियोकोको कोक्सीमिया है। और फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव और ये ग्राम पॉजिटिव है। ये कुछ डिजीज़ हैं, इनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पूछे हुए हैं। हेपेटाइटिस बी का ब्लड बॉर्न है और स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड सिरिंजेस, नीडल, ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस और हैंडलिंग इन्फेक्टेड ब्लड। और टाइफाइड जो है वो फीको ओरल रूट है इसका ट्रांसमिशन का। मीज़ल्स जो है वो कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न स्प्रेड है। और पोलियो जो है वो थ्रू फीसेस एंड सलाइवा है और उसका भी फीको ओरल रूट ही है। और जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका भी जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है इसकी। नेक्स्ट वी हैव हाउ कैन बी हीट अप्लाइड फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हायर टेम्परेचर रेंज यूज़ होती है फ्रॉम 160 to 180 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड एक्सपोजर टेम्परेचर अप टू टाइम अप टू 2 आवर्स। 2 आवर्स तक इसका टाइम होता है। इसमें दो टाइप्स हैं, ड्राई एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हमारे पास इंसिनरेशन है, फ्लेमिंग है, रेड हीट है, हॉट एयर ओवन है। ये सारे जो हैं वो डिटेल में आपके पास स्लाइड्स में हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं मांगी हुई। उसके बाद मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, उसमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, मींस कि ऑटोक्लेविंग हमारे पास आता है। उसके बाद बॉइलिंग है, एट बॉइलिंग या स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हॉट वाटर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव केमिकल एजेंट्स ऑफ स्टरलाइजेशन। अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, गैसेस हैं। इसके हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ लिया है कि ये एजेंट्स हैं। अल्कोहल में एथेनॉल, फिनोल वगैरह है। उसके बाद एल्डिहाइड्स में फॉर्मेल्डिहाइड्स, डाइज, हेलोजन, फिनोलिक कंपाउंड्स। और गैसेस में इथाइलिन ऑक्साइड और बीटा प्रोस्टेटीन हमारे पास आता है। और मेटालिक सॉल्ट्स और सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी आते हैं, मतलब कि सर्फेक्टेंट्स वगैरह। इम्पॉर्टेंट नीमाटोड्स विद देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास थ्रू ओरल रूट, स्किन एंड रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में लम्ब्रिसॉइड्स हैं, फिलारीफॉर्म्स हैं, लार्वी थ्रू स्किन। और उसके बाद ए लम्ब्रिकॉइड्स एंड ई वर्मिकुलरस जो है वो हमारे पास ओरल रूट में है। इनको ऑर्गेनिजम्स को जो है वो अच्छे से याद कीजिएगा। ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। चेन ऑफ इन्फेक्शन आप लोगों को पता है, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक इन्फेक्शियस एजेंट है,
फिर रिजर्वायर है। इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड पैरासाइट्स। रिजर्वायर हमारे पास आता है जहाँ पे उस बैक्टीरिया एजेंट जो भी एजेंट है उसने सरवाइव करना है, जैसे कि वो वाटर भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई डर्टी सरफेस भी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट, कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है। जो भी उसका हैबिटेट है उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। फिर हमारे पास पोर्टल ऑफ एग्जिट है कि थ्रू विच जो है वो रिजर्वायर अपना हेड रिजर्वायर छोड़ के वो एजेंट जब बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद वो एरोसोल भी हो सकता है, कोई ओपन वुंड भी हो सकता है, कोई भी बॉडी फ्लूइड भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि थ्रू विच मोड जो है वो अपना ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पोर्टल ऑफ एग्जिट टू एंट्री। अब वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी है, इंजेक्शन और इन्हेलेशन, ये सब हो सकता है। पोर्टल ऑफ एंट्री में हमारे पास वो साइट या वो रीजन होता है जहाँ से बैक्टीरिया या एजेंट जो है वो किसी भी ससेप्टेबल होस्ट में, जो कि पर्सन है हेल्थ मतलब जिसकी इम्यूनोसप्रेस्ड है या ससेप्टेबल होस्ट जो कि किसी भी इन्फेक्शन के कॉज होने के लिए कायल है, ठीक है। तो वो वहाँ पे उस पर्सन में जब एंटर हो रहा है तो वो किस चीज़ के थ्रू, किस एरिया, किस रीजन के थ्रू एंटर हो रहा है, वो पोर्टल ऑफ एंट्री है। दिस इज़ द चेन ऑफ इन्फेक्शन। और आपको ये भी पता है कि हर पॉइंट पे इसको ब्रेक भी किया जा सकता है। केमिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास बैसिलस क्लॉस्ट्रीडियम और नॉन स्पोर फॉर्मिंग में कॉर्निबैक्टीरियम लिस्टेरिया लैक्टोबैसिलस हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमारे पास बेसिलाई में हमारे पास हैं रॉड्स और स्पायरोचीट्स। रॉड्स में हमारे पास साल्मोनेला, शिगेल्ला, एस्केरिया और ब्रोडेटेला हैं। और स्पायरोचीट्स में ट्रेपोनीमा और बोरेलिया है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी और उसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी एंड ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी सेल मीडिएटेड है और ये किसी भी सिंपल केमिकल की कॉन्टैक्ट में आने से सेंसिटाइज हमारी बॉडी हो सकती है और वो उसके बाद रिएक्शन कॉज कर सकती है। फॉर एग्जांपल पॉइजन आईवी एंड पॉइजन ओक से सल्फोनामाइड और नियोमाइसिन या कॉस्मेटिक सोप और अदर सब्सटेंसेस, इन सब से भी हो सकती है। समटाइम्स एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट वगैरह से भी कॉमनली ये कॉज हो सकती है। इसमें लैंगरहैंस सेल्स और टी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें अगर हम सबक्यूटेनियसली ट्यूबरकुलिन जो है वो अगर ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो वैक्सीनेटेड हैं उसमें अगर ट्यूबरकुलिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली तो वो जो स्किन है वो स्वेल हो जाएगी या रिएक्ट कर जाएगी और रेडनेस सी उसके ऊपर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास हैं एग्जांपल्स ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये सारा ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो क्वांटिटी ट्यूबरकुलिन की हम यूज़ करते हैं उसमें उसके थ्रू रिएक्शन कॉज हो जाता है। उसके बाद टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है और ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। स्टेप्स आपको पता है कि इसके 7 या 8 जो हैं वो 7 बेसिकली मेजर स्टेप्स हैं। ये इनको लिखा हुआ है कि वेट हैंड्स एंड रिस्ट एंड वाटर एंड सोप। आपने वेट हैंड्स करने हैं, उसके बाद सोप लेना है और फिर पाम टू पाम आपने रब करना है। राइट पाम अबव लेफ्ट बैक ऑफ द हैंड एंड वाइस वर्सा, पाम अगेंस्ट पाम विद इंटरलेस्ड फिंगर्स। उसके बाद फिंगर्स अगेंस्ट द ऑपोजिट पाम। फिर उसके बाद रोटेटिंग वॉश ऑफ राइट थम। फिर उसके बाद थम्स को आपने करना होता है। उसके बाद जो है वो हमने रिस्ट्स पे जाके जो है वो हमने करना होता है और फिर उसके बाद उनको वॉश कर लेना होता है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस इसकी, रिमूव विजिबल सॉइल और डर्ट और प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया। हॉस्पिटल का जो भी डर्ट है या बैक्टीरिया है ट्रांसफ़र, उसको प्रिवेंट करने के लिए नोज़ोकॉमल इन्फेक्शंस को स्पेसिफिकली। उसके बाद बैक्टीरिया फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम हम प्रिवेंट करते हैं, होम टू हॉस्पिटल भी प्रिवेंट करते हैं। और इन्फेक्शन दैट पेशेंट एक्वायर्स मीन्स के नोज़ोकॉमल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वी हैव प्रोक्रियाट्स एंड यूक्रियाट्स का डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़। डिफरेंसेस में आपको पता है कि प्रोक्रियाट्स यूजुअली हैव 0.2 to 2.0 माइक्रोमीटर और टिपिकली यूक्रियाट्स में 10 to 100 माइक्रोमीटर है।
डायमीटर। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूक्रियोट्स में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट है लेकिन यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेल वॉल इज़ यूजुअली प्रेजेंट एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स, और सेल वॉल इज़ केमिकल सिंपल एंड फाउंड इन प्लांट सेल एंड फंजाई। और दे हैव स्मॉलर राइबोसोम्स, इसमें लार्जर राइबोसोम्स है, मीन्स कि 70 and 80S। और सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, और यूक्रियोट्स में माइटोसिस के थ्रू, और वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्ची जो हैं वो हमारे पास प्रोक्रियोट्स हैं, यूक्रियोट्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं। इनके सिमिलैरिटीज़ हमारे पास ये हैं कि जेनेटिक मटेरियल दोनों में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोसोल है, राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इन सब में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑपर्चुनिस्टिक फंजाई, जो कि बेसिकली नॉन पैथोजेनिक होते हैं इन द होस्ट, जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, मींस कि जिनकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी, उनमें ये एज नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे जाके एक्टिव हो जाते हैं, जिन पेशेंट्स में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन पेशेंट्स में ये कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पल्मोनरी इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस।